वेलकम टू द डायलॉग। आज हम एक ऐसी बातचीत करने वाले हैं जो हम सब अक्सर करते हैं लेकिन शायद कभी पूरी नहीं करते। ये बातचीत है उन आम शिकायतों की जो चाय की दुकानों से लेकर हमारे अपने घरों तक गूंजती हैं। जैसे खराब सड़कें, भ्रष्टाचार। हाँ बिल्कुल, खराब सड़कें, बढ़ता भ्रष्टाचार, आसमान छूती कीमतें। ये तो रोज की बात है। लेकिन आज का मकसद किसी नेता या पार्टी पर उंगली उठाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि जो स्रोत और लेख हमारे पास हैं उनके आधार पर हम एक तरह से आईने में देखने की कोशिश करेंगे। अपनी भूमिका देखने की हाँ, कोशिश। एक नागरिक के तौर पर हमारी अपनी मानसिकता, हमारी अपनी भूमिका क्या है। हम उन असहज सवालों का सामना करेंगे जिनसे हम अक्सर बचते हैं। बिल्कुल। और इस बातचीत का मिशन सिर्फ शिकायत करना नहीं है, बल्कि समझना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक लोकतंत्र में हमारी चुप्पी और हमारी निष्क्रियता, फैसले न लेने की आदत एक सामूहिक नतीजा तय करती है। तो चलिए शुरू करते हैं उसी जाने पहचाने माहौल से। बिल्कुल। सोचिए, रविवार की रात है, पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा है। टीवी पर कोई न्यूज़ डिबेट चल रही है और शिकायतें शुरू होती हैं। इस देश का कुछ नहीं हो सकता। हाँ, या फिर वो सबसे क्लासिक डायलॉग, जो भी आए सब एक जैसे हैं। सब एक जैसे हैं। हाँ। और उस मेज पर बैठा कोई युवा ये सब सुन रहा है, मनी मन शायद सहमत भी है, लेकिन एक सवाल हवा में तैरता रहता है कि अगर सब एक जैसे ही हैं, हाँ, तो हम हर बार किसी एक को चुनते क्यों हैं? वो क्या चीज है जो हमें बार बार एक ही नतीजे पर ले आती है? ये एक बहुत गहरी मानसिकता है। कुछ विश्लेषक इसे खतरनाक आराम या द डेंजरस कंफर्ट कहते हैं। खतरनाक आराम दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि ये मानना बहुत आरामदायक है कि बुरे लोग तो बुरा काम करेंगे ही। ये एक मतलब अधूरा सच है। अधूरा सच कैसे हो? इसके आगे की लाइन कभी नहीं बोलते। तो फिर अच्छे लोग क्या करते हैं? और जवाब अक्सर होता है कि अच्छे लोग कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते, वो चुप रहते हैं। और यही चुप्पी, ये निष्क्रियता उस सिस्टम को खाद पानी देती है जिसकी हम दिन रात शिकायत करते हैं। ये बात तो सोचने वाली है। खतरनाक आराम मतलब हम शिकायत करने में इतने सहज हो गए हैं कि हमें बदलाव की जिम्मेदारी उठाने से डर लगता है। बिल्कुल। और ये विरोधाभास हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखता है। जो लेख हम पढ़ रहे थे उनमें एक बहुत ही कमाल की तुलना की गई है। हाँ, फोन वाली। हाँ, जब हम एक नया फोन खरीदना होता है तो हम क्या करते हैं? हम पूरी छानबीन करते हैं। मतलब 30 रिव्यू वीडियो देखते हैं, वेबसाइटों पर स्पेसिफिकेशंस की तुलना करते हैं, कैमरा, बैटरी, प्रोसेसर, हर चीज की जांच करते हैं। एक छोटी सी डिवाइस के लिए इतनी मेहनत। और फिर जब एक नेता चुनने की बारी आती है जो हमारे अगले 5 साल तय करेगा, तब हमारे तर्क क्या होते हैं? या अपने एरिया में तो सब उन्हीं को दे रहे हैं। हाँ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए इतनी कम रिसर्च, ये अजीब नहीं है? ये अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे ना एक गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा है। ये सिर्फ आलस्य नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में जिम्मेदारी से बचने का एक बहुत स्मार्ट तरीका है। सोचिए, अगर आप पूरी रिसर्च करके सोच समझ कर किसी को चुनते हैं और वो उम्मीदवार उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो ये किसकी विफलता हुई? हमारी अपनी। बिल्कुल, ये आपकी व्यक्तिगत विफलता बन जाती है। और इस विषय पर लिखे गए लेखों में एक बहुत चुभने वाली बात सामने आती है। क्या? कि गलती स्वीकार करना हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं रहा है। ये तो है। इसलिए जब हम अपना फैसला दूसरों की राय पर, परिवार पर, समाज पर छोड़ देते हैं, तो अगर कुछ गलत होता है तो उंगली उठाना बहुत आसान हो जाता है। हम कह सकते हैं, मैंने तो कहा ही नहीं था। और शायद इसी जिम्मेदारी से बचने की सोच का एक जीता जागता उदाहरण है रमेश भैया, है ना? हाँ, रमेश भैया, जिनकी कहानी इन स्रोतों में बताई गई है। ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये एक सोच है जो हम सब अपने आसपास देखते हैं। एक आम इंसान जो ऑफिस से घर और घर से ऑफिस की दौड़ में लगा है। हाँ, और रमेश भैया वोट तो देते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि वो अपना फैसला किस आधार पर लेते हैं, तो उनका जवाब क्या होता है? बहुत सीधा, सिंपल है। जो जीत रहा होता है, मैं उसे ही वोट देता हूँ। ये तो बहुत अजीब तर्क है। मतलब वो किसी विचार या काम पर वोट नहीं दे रहे, बल्कि हवा का रुख देखकर फैसला कर रहे हैं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि रमेश भैया कोई विलेन नहीं है, वो बस थक चुके हैं। थक चुके हैं, भावनात्मक रूप से थके हुए। जब कोई इंसान उम्मीद से ज्यादा बार निराशा झेलता है, तो वो कोशिश करना छोड़ देता है। वो जिम्मेदारी को भी किस्मत के हवाले कर देता है कि जो होगा देखा जाएगा। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म हुआ। बिल्कुल, सेल्फ प्रोटेक्शन। और इसका सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि जब कुछ गलत होता है तो रमेश भैया सबसे पहले कहने वाले होते हैं। देखा, मैंने बोला था। हाँ,
मुझे तो पहले से ही पता था। ये बात तो है, बाद में कहना कि मुझे पता था दुनिया का सबसे आसान काम है। बिल्कुल, उस वक्त सवाल उठाना मुश्किल है जब सब एक ही दिशा में जा रहे हो। तो क्या ये रमेश भैया वाली मानसिकता ही है जो हमें उस जुमले तक ले जाती है जो हम सबने कभी ना कभी बोला है, सिस्टम ही खराब है? हाँ, और जैसे ही कोई कहता है सिस्टम खराब है, हमें खुद से अगला सवाल पूछना चाहिए। अच्छा, तो इस सिस्टम का हिस्सा कौन है? बिल्कुल, और जैसे ही ये सवाल आता है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म तुरंत एक्टिव हो जाता है और जवाब आता है, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। ये तो हर बहस का अंत है, मैं अकेला क्या बदल लूंगा। और यहीं पर एक बहुत ही असहज करने वाला सच सामने आता है। कई सामाजिक विश्लेषकों का मानना है कि जिसे हम सिस्टम कहते हैं, वो असल में हमारी सामूहिक सुस्ती का ही एक औपचारिक नाम है। सिस्टम इज द फॉर्मल नेम फॉर आवर कलेक्टिव लेजीनेस। अरे ये लाइन तो गुस्सा दिला सकती है। और शायद दिलानी भी चाहिए, क्योंकि जब गुस्सा आता है तो हमारा अहंकार जागता है और कहता नहीं, मैं सुस्त नहीं हूँ। और शायद वहीं से आत्मचिंतन की असली शुरुआत होती है। और एक और बात जो उन लेखों में थी, वोटर्स का शैडो, ये लाइन तो सोचने पर मजबूर कर देती है। हाँ, मतदाताओं की परछाई। मतलब हमारी अपनी कमियां, हमारी अपनी प्राथमिकताएं ही हमें हमारे नेताओं में दिखती हैं। बिल्कुल, आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, नफरत हो या भ्रम हो, वो सिर्फ नेताओं का बनाया हुआ नहीं है, वो हम सबकी परछाई है। बिल्कुल। हर बार जब हम कहते हैं कि ये सब गलत हो रहा है, तो एक सवाल पीछे से आता है, और जब सही चुनने का वक्त था तब हमारी प्राथमिकता क्या थी? ये तो ही मानसिकता की बात। पर जब एक्शन का दिन आता है, यानी वोटिंग का दिन, तब ये सारी सोच असल में दिखती कैसे है? हाँ, एक बड़ा दिलचस्प सीन बनता है। सुबह थोड़ी हलचल होती है, लोग वोट डालने जाते हैं और फिर सोशल मीडिया पर स्याही वाले उंगली की तस्वीर, हाँ, कैप्शन के साथ प्राउड टू बी अ वोटर या मैंने अपना कर्तव्य निभाया। कुछ लाइक, कुछ कमेंट्स, और फिर शाम तक सब कुछ वापस सामान्य। हमने वोट देने को एक इवेंट बना दिया है, जबकि एक गहरी सोच की प्रक्रिया का अंतिम चरण होना चाहिए था। और उस प्रक्रिया के रास्ते में शायद सबसे बड़ी रुकावट वो अदृश्य दबाव है, परिवार का, समाज का। हाँ, घरों में बातचीत कैसे होती है? अक्सर ये बहुत सीधी होती है, इस बार भी वहीं देना है जहां हमेशा देते आए हैं। अगर कोई युवा पूछ ले क्यों, तो जवाब आता है बस यही रिवाज है। और अगर आपने ज्यादा सवाल किए तो आपको वो क्लासिक जवाब मिलता है, तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो। ये तो सबने सुना होगा। हम सबने। वोट एक गुप्त अधिकार है, लेकिन हमारी सोच को अक्सर सार्वजनिक मंजूरी की जरूरत पड़ती है। हम सच को भी तब तक अपनाने से डरते हैं जब तक हमारा समूह उसे मंजूरी ना दे दे। इसी से जुड़ी एक कहानी है एक पढ़े लिखे शहर की। वहाँ IT पार्क्स हैं, अच्छे कैफे हैं, लोग खुद को बहुत जागरूक, आधुनिक मानते हैं। हाँ, लेकिन हर चुनाव में नतीजा वही पुराना आता है। और जब लोगों से बात की गई तो उनके तर्क बड़े दिलचस्प थे। कुछ ने कहा ऑप्शन ही क्या था, सब एक जैसे हैं। और सबसे खतरनाक तर्क था, चलो ये जैसा भी है, कम से कम जाना पहचाना तो है। और यहीं पर परिचित दर्द यानी प्रिडिक्टेबल पेन का कॉन्सेप्ट आता है। प्रिडिक्टेबल पेन मतलब? ये एक बहुत गहरी मानवीय प्रवृत्ति है। इंसान अक्सर अप्रत्याशित आशा यानी अनप्रिडिक्टेबल होप के बजाय परिचित दर्द को चुनता है। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब हम एक जानी पहचानी मुश्किल को एक अनजानी उम्मीद से बेहतर समझते हैं। बिल्कुल। ये तो सिर्फ राजनीति में नहीं, शायद जिंदगी के कई हिस्सों में होता होगा। हर जगह होता है, क्योंकि परिचित दर्द का अनुमान लगाया जा सकता है, उससे कैसे निपटना है ये हमें पता होता है। लेकिन एक नई उम्मीद अपने साथ अनिश्चितता लाती है, रिस्क लाती है। यही कारण है कि खराब व्यवस्थाएं और बुरे नेता बार बार सत्ता में आते हैं, क्योंकि हम कहते कम से कम पता तो है ये क्या करेगा। तो हम एक अनजाने भविष्य के डर से एक जाने पहचाने बुरे वर्तमान को गले लगा लेते हैं। बिल्कुल यही। तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर लोग शिकायत भी कर रहे हैं और बदलाव से डर भी रहे हैं, तो ये चक्र टूटेगा कैसे? वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो जिन देशों में नागरिक सिर्फ शिकायत करते हैं, वहां लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक सीमित रह जाता है। लेकिन जहां नागरिक सवाल पूछते हैं, वहां नेता असहज होने लगते हैं। एक बात समझनी होगी, बुरे नेता आलोचना से नहीं डरते, वे शोर से भी नहीं डरते। तो वो डरते किस चीज से हैं? वे सूचित शोर यानी इन्फॉर्म्ड नॉइज से डरते हैं। इन्फॉर्म्ड नॉइज मतलब जब नागरिक जानकारी और तथ्यों के साथ सवाल उठाते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक सूचित नागरिक बनने के रास्ते में भी तो बहुत मुश्किलें हैं। इसके लिए सिर्फ गुस्सा काफी नहीं है, जिज्ञासा चाहिए और मेहनत भी। आपको पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, जानकारी को वेरीफाई करना पड़ेगा। और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर कहते हैं,
यार अभी लाइफ में ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है, अब ये सब कौन करे। हाँ, यही। और लोकतंत्र यहीं हार जाता है। इसलिए नहीं कि लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि वे व्यस्त हैं। वो अपनी नौकरी, अपने परिवार, अपनी ईएमआई में उलझे हुए हैं। यहाँ भी कोई मनोविज्ञान काम करता है। हाँ, एक नेता का इंसेंटिव यानी सत्ता पाना तत्काल और साफ दिखाई देता है, लेकिन एक मतदाता का इंसेंटिव, एक बेहतर भविष्य, सुरक्षा, अच्छी शिक्षा, वो बहुत दूर का लगता है। बहुत दूर का और अमूर्त लगता है। और इंसान का स्वभाव है कि वो दूर के इनाम के लिए तत्काल मेहनत करने से बचता है। इसलिए हम कहते हैं अगली बार देखेंगे। और जब अगली बार आता है तो हम फिर से कहते हैं अब क्या कर सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा का मकसद किसी को गलत ठहराना नहीं है, बल्कि ये सोचना है कि निर्दोष होने और जिम्मेदार होने में क्या फर्क है। शायद हम गलत नहीं है, लेकिन हम निर्दोष भी नहीं है। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हाँ, मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी थी, तो दो रास्ते खुलते हैं। या तो हम अपराध बोध में जीते रहें या हम सचेत हो जाएं। सही बात है। बिल्कुल। तो असली सवाल ये नहीं है कि कौन सा नेता सही है, शायद ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि मैं किस तरह का नागरिक हूँ। क्या हम सिर्फ वोट देने वाले हैं या सवाल पूछने वाले भी? क्या हम सिर्फ पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं या सम्मान पूर्वक उसे चुनौती भी दे रहे हैं? क्या हम ये कहकर बच निकलते हैं कि राजनीति गंदी चीज है, या हम ये स्वीकार करते हैं कि राजनीति शायद इसलिए गंदी है क्योंकि हम जैसे लोग साफ सुथरे बने रहने के लिए उसमें उतरना ही नहीं चाहते। सोचिए, हम अपने करियर के लिए 5 साल की योजना बना सकते हैं, अपने फिटनेस के लिए रोज का रूटीन बना सकते हैं, रिश्तों को बचाने के लिए मेहनत कर सकते हैं। हाँ, लेकिन नागरिकता के लिए बस एक दिन का काम, जिसके आधार पर अगले 5 साल का फैसला होता है, और फिर हम कहते हैं कि सिस्टम अनुचित है। सच तो ये है कि सिस्टम अनुचित तब हो जाता है जब हम उचित होने का जोखिम उठाना बंद कर देते हैं। हाँ। अंत में एक बात सोचने वाली है, लोकतंत्र भीड़ के शोर से नहीं बनता, वो सोचने वाले नागरिकों से बनता है। और सोचना एक अकेला काम हो सकता है। हाँ, इसमें मेहनत लगती है, इसीलिए ज्यादातर लोग इससे बचते हैं। तो अगली बार जब फैसला लेने का मौका आए तो सिर्फ परंपरा या भीड़ का अनुसरण ना करें, अपनी समझ और अपनी अंतरात्मा का अनुसरण करें। जानकारी जुटाएं, सवाल पूछें, ताकि 5 साल बाद आप ये ना कह सकें कि मुझे तो पता ही नहीं था। क्योंकि आपकी चुप्पी भी एक तरह का वोट है और आपकी अज्ञानता भी एक तरह की सहमति है। और ये बातचीत सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, ये एक शुरुआत है। हाँ, अगर आपको लगा कि ये आपके मन की बात थी, तो शायद आपके आसपास कोई और भी है जो यही सब सोचकर चुप बैठा है। इस बातचीत को उन तक पहुंचाइए। बिल्कुल। इस चर्चा को लाइक या सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि हाँ, ये बातें जरूरी हैं और हम इनसे भाग नहीं रहे। इस बातचीत को इंसानों से इंसानों तक पहुंचाइए। हाँ, और नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप रमेश भैया को जानते हैं, या क्या आपने कभी परिचित दर्द को चुना है? चलिए बात करते हैं, क्योंकि शायद अब अच्छे लोगों को सिर्फ अच्छा होने से ज्यादा अच्छे काम करने की जरूरत है।